हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा में आपका फिर से स्वागत है। सो मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में आपको बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आता है बंगाल, नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है और उसको मरवा डालता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटा बात है। तो प्लीज़ अगर जिन्होंने भी अब तक मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब जो मैं आज के लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे एक गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल बनता है। ठीक है, किसके थ्रू बनता है, किस एक्ट के थ्रू बनता है, और आने मतलब कैसे कैसे गवर्नर जनरल आते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि भाई इस गवर्नर जनरल ने या फिर ये काम किस गवर्नर जनरल ने किया था, इस गवर्नर जनरल ने इनमें से कौन सा काम किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। तो अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो बंदा आता है उसका नाम होता है क्या, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसका नाम होता है वॉरेन हेस्टिंग। उससे पहले वॉरेन हेस्टिंग से वॉरेन हेस्टिंग जैसे ही आता है, फिर उसके साथ ही आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग आता है और उसके बाद ही तुरंत बाद ही एक एक्ट लेके आते हैं, उसका नाम होता है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के दो मेन क्लोज होते हैं। सबसे पहला जो मेन क्लॉज होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला जो मेन क्लॉज होता है वो क्या होता है कि भाई जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था ना, जो सिर्फ गवर्नर बोला करते थे हम लोग। ठीक है, अब वो क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोला जाएगा और उसमें चार और मेंबर होंगे। ठीक है, चार और मेंबर होंगे, मतलब चार तो हो गए तुम्हारे मेंबर्स, जो कि अपॉइंट करेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक हमारा कौन हो गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, और जो सेकंड क्लॉज था इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अब देखो अब ये वहाँ पे क्या है ना कि अब यूरोपियंस भी हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाना पड़ेगा अगर कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो लोग इस क्लॉज में क्या था कि भाई ये लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट खोलेंगे कहाँ पे, कैलकटा में। किसके लिए, यूरोपियंस के लिए। ठीक है, ये दो बात मेन बात थी किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, चले अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट गवर्नर जनरल की। देखो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। क्यों, क्योंकि 1773 के एक्ट में बोला गया था जो गवर्नर है अब वो गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल है, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा। ठीक है, इसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। वो क्या क्या पावर आती है, देखो पहले क्या होता था, तीन कॉन्स्टिट्यूंसी मेन हुआ करती थी, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। तीनों में गवर्नर का एक पूरा सेट हुआ करता था, एक गवर्नर हुआ करता था और तीनों की पावर सेम हुआ करती थी। बट अब क्या सिनेरियो आ गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हो गया था, थोड़ा सा जो कैलकाटा जो बॉम्बे का जो गवर्नर था ना, उसको बना दिया, उसको बोलने लगे थे हम स्टेटस चेंज करके कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ये बंदा। ठीक है, ये एक पोस्ट दे दिया गया था जो कि थोड़ी सी सुपीरियर होती थी जो बंगाल और मद्रास में गवर्नर है उससे। किस केस में, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के केस में। ठीक है, जैसे पीस हुआ, वॉर हुआ, इन सब के केस में जो हमारा आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ना, बेसिकली जो अदर स्टेट के साथ रिलेशंस होते हैं, जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें इसकी ज़्यादा पावर हुआ करती थी। बाकी इंटरनल ट्रेड और जो भी अंदर का काम हो रहा है उनमें तीनों की पावर सेम हुआ करती थी। तो आपको बात समझ में आ गई कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की क्या पावर्स थी और गवर्नर जनरल किस पॉइंट में एक स्टेप आगे था गवर्नर से, मतलब एक स्टेप आगे पावर था गवर्नर से। ठीक है, चलिए अब हम जो पढ़ेंगे ना यहाँ से, अब हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन गवर्नर जनरल आते रहे, किस किस पीरियड में आते रहे और उनके टाइम पे क्या क्या इवेंट हुआ। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन होता है, पूछते हैं कि भाई जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी जो है किसके टाइम पे बनी गई। ठीक है, किसने कैलकाटा मदरसा बनाया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं ये आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एग्जाम में, A to Z कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट PCS हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, हर जगह ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको
एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने किसी बुक से लिया है, बहुत अच्छा दिया हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ से डायरेक्टली उसको स्कैन करके मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप चाहो आप भी इसको लिख सकते हो, या फिर पॉज करके कहीं भी कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो साथ में। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा पहला गवर्नर जनरल होता है उसका नाम होता है वॉरेन हेस्टिंग। देखिए अभी क्या है ना, ये भी अभी स्टोरी की तरह ही चलेगा, क्योंकि एक टाइम क्रोनोलॉजी के साथ ही चल रहा है। ठीक है, एक ही टाइम क्रोनोलॉजी के साथ ही चल रहा है ये, तो इसलिए ये एक आपको मज़ा आएगा ये पढ़ने में। ठीक है, बट लेकिन आफ्टर 1885 में मैं एक स्टोरी, मतलब जब कांग्रेस आ जाता है, ठीक है, कांग्रेस का जब सेटअप हो जाता है कांग्रेस, उसके बाद जो स्टोरी है वो बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी है। उसके बाद से मैं आपको पूरा इवेंट वाइज चलाऊंगा, अभी तो मैं गवर्नर जनरल के हिसाब से चला रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो पहला गवर्नर जनरल होता है उसका नाम होता है वॉरेन हेस्टिंग। इसका पीरियड होता है 1773 से 1785 तक। ठीक है, 1773 से 1785 तक। तो अब इसका क्या, अब ये आ तो जाता है। ठीक है, अब इनके पास वही वाला मैंने डुअल गवर्नमेंट वाला आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट कर दिया था। अब ये आ तो जाता है। अब जब ये आता है ना, तो बेसिकली इनको इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, तो इसके पीरियड को हम अक्सर क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर पीरियड बोला जाता है इसके पीरियड को। ठीक है, अब इसके पीरियड ट्रायल एंड एरर क्यों बोलते हैं भाई, अब इसको ये नहीं पता ना कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट करना कैसे है, किससे करना है, कब करना है। ठीक है, और किन लोगों से करना है और कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें अभी से पता नहीं, तो इसलिए इसको ट्रायल एंड एरर करते हैं कि मतलब ये भाई सीख रहा था, ट्राई कर रहा था हर एक मेथड यूज़ कर करके और कर रहा था। और दूसरा जो बात था इसके आगे जो चैलेंज था वो क्या था कि वो जस्टिस कैसे डिलीवर करे। ठीक है, कैसे कैसे कोड बनाया क्या था, वो जस्टिस कैसे डिलीवर करे। ठीक है, लोगों को। ठीक है, तो ये ऐसा बात हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। जब ये आया, फिर इसने क्या एक स्टार्ट किया, अब रिवेन्यू भाई कैसे कलेक्ट करना है, तो इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया जो था ऑक्शन सिस्टम। इसमें ये क्या करता था, ये 5 साल के लिए किसी भी ज़मींदार को या जो भी कोई वहाँ पे लैंडलॉर्ड होता था उसको 5 साल के लिए बोल देता था कि भाई तुम ऑक्शन करो, जो भी हायर बिडर होता होगा ना कि ठीक है भाई सरकार हम आपको इतना रुपए देंगे हर साल, और ये जो है हमें दे दो, बाकी हम कितना भी ले गरीबों से या फिर पीजेंट से, जितने भी वो लोग किसानों से लेंगे वो मैटर नहीं है, हम आपको कितना देते हैं वो मैटर करेगा। ठीक है, तो जो भी हायर बिडर होता था ना, ये उसको ही मतलब रेवेन्यू का पूरा देते थे और उनसे पैसा ले लिया करते थे। ये जो था ये 5 साल के लिए इन्होंने चलाया। ठीक है, जो भी हाई बिडर होगा उसको वो लोग दे दिया करते थे। इस सिस्टम को हम क्या एक और बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वीनियल सिस्टम। ठीक है, ये भी होता है और ये कंटिन्यू चला कब तक आपका 1777 तक, 1772 से लेके 1777 तक ये कंटिन्यू चला। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे कैलकाटा मदरसा बना जो कि 1781 पे बना, कहाँ पे, कैलकाटा में। ठीक है, इनके टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी को डेवलप किया गया। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी को डेवलप किया गया कब 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 बना ये बना 1784 में। और किसने बनाया था ये, विलियम जॉन एक बंदे थे, उन्होंने ये एशियाटिक सोसाइटी बनाया था। अब इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में होता क्या था, ठीक है, ये था पूरा नाम इसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसमें क्या होता था कि ये इंडोलॉजी को प्रमोट करते थे, इंडिया की हिस्ट्री को प्रमोट करते थे, या फिर इंडोलॉजी इंडियन की जो भी पुरानी टेक्स्ट है ना, एंशिएंट टेक्स्ट है, उसको ट्रांसलेट करते थे यूरोपियन लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो भी यूरोपियंस है वो उसको समझे। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे भगवत गीता है, ठीक है, ये फर्स्ट संस्कृत बुक थी जो कि ट्रांसलेट की गई थी यूरोपियन लैंग्वेज में, और किसने किया था, चार्ल्स विल्कन ने किया था। आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए, चार्ल्स विल्कन ने भगवत गीता ट्रांसलेट की थी संस्कृत बुक। ये एक संस्कृत बुक थी, किसमें ट्रांसलेट की थी, यूरोपियन लैंग्वेज में की थी। ठीक है, सेकंड बुक जो ट्रांसलेट की गई थी वो थी अभिज्ञान शकुंतलम, ये विलियम जॉन ने की गई थी। और वेदास ये किसने की थी, मैक्स मुलर ने की थी। ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के आप ये ध्यान रखिए कि किसने की थी ये ट्रांसलेट। भगवत गीता किसने की थी, चार्ल्स विल्कन ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसने की थी, विलियम्स जॉन ने। और वेदास किसने की थी, मैक्स मुलर ने। और एशियाटिक सोसाइटी का सेटअप किसने किया था, विलियम जॉन ने किया था। ठीक है, जिसने अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अब इनके टाइम पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में यह आता है। ठीक है, 1784 में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है।
जिसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना, जो उस काउंसिल में हुआ करते थे, वो पहले कितने होते थे? पहले 4 होते थे, अब उसको कर दिया गया था 3। ठीक है। दूसरी बात क्या थी इसके अंदर, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन में। कितने मेंबर थे उसमें? 6 मेंबर थे। ठीक है, जिनको हम कमिश्नर भी बोलते थे, जो कि ये सब इनका जो है ना पूरा देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा बहुत जो है वो देखेगा। ठीक है, और ये सब बात बोली गई थी। और जो थर्ड बात थी वो क्या था कि गवर्नमेंट जो भी है ना, वो किसी को भी, किसी भी एम्प्लॉय को इंडिया से बुला सकती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, एक एक बंदा था नंद कुमार। ठीक है, उसके मर्डर केस में वॉरेन हेस्टिंग जो है वो इन्वॉल्व था। ठीक है, तो इसको क्या क्या था, इसको इंग्लैंड बुला लिया गया था 1777 में। इसको सॉरी 1785 में इसको इंग्लैंड बुला लिया गया था, क्योंकि इसलिए इन्वॉल्व था। एक बंगाली ट्रेडर था नंद कुमार, उसके मर्डर में ये इन्वॉल्व था। ठीक है, और इसके ट्रायल के लिए उसको इंग्लैंड बुला लिया गया था। अब इसके बाद जो बंदा आता है उसका नाम होता है क्या? जॉन मैकफर्सन। ठीक है, जॉन मैकफर्सन। इसका कोई काम नहीं होता, ये 1 साल के लिए ही आता है, कुछ खास काम नहीं होता है इसका। ठीक है, ये कुछ नहीं करता है। इसके बाद जो आता है उसका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, और ये इससे पहले कहाँ पे था? इससे पहले ये एक ब्रिटिश जो कमांडर था एक इसका, ब्रिटिश ट्रूप का। जब अमेरिका में स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस का, ठीक है, उस टाइम, तो ये एक ब्रिटिश ट्रूप को हैंडल कर रहा था। ठीक है, कमांडर था ये उसका। और ये क्या करता है कि ये हार जाता है, अमेरिकन जो भी अमेरिकन आर्मी थी उनसे हार जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वहाँ पे, उनके सामने ये सिलेंडर कर देता है। ठीक है, और उसके बाद इसको वहाँ से इंडिया भेज दिया जाता है, और ये इंडिया में गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का। ठीक है, अब जैसे ये आता है ना, उस टाइम क्या हुआ था? एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो ये क्या करता है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम करता है। किसके साथ? मैसूर के साथ। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अब जब ये आता है, इससे पहले जो रेवेन्यू सिस्टम का जो कलेक्शन चल रहा होता है वो क्या था? वही ऑक्शन सिस्टम था। भाई जो हायर बिडर होगा उसको दिया जाएगा, जो कि किसने स्टार्ट किया था? कि वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये आके चेंज कर देता है, ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लेके आ जाता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? इस्तामरारी सिस्टम। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लेके आ जाता है, और ये इंट्रोड्यूस करता है कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ये तीनों जगह ये इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये एक ब्रिटिश ट्रूप मतलब बेसिकली कमांडर होता है ना, तो ये क्या करता है? यहाँ पे आके एक सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करता है, जुडिशियल रिफॉर्म को इनिशिएट करता है 1793 में ही। ठीक है, और कोर्ट सेटअप करता है कहाँ कहाँ पे? कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जुडिशियल रिफॉर्म ये लेके आता है, और उसमें कोड बनाता है। ये कहाँ कहाँ पे? 4 जगह पे कोड बनाता है, कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटनम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो, CDMP3। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है कि और ये क्या करता है कि सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या करता है? वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करता है, किससे? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, और ये क्या इंट्रोड्यूस करता है? पुलिस रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस करता है। उस टाइम ये क्या करता है कि हर एक छोटी, पहले क्या होता था कि भाई जमींदार को ही पुलिस की पावर दी जाती थी। ठीक है, कोतवाली जिसे बोलते थे। ठीक है, उसी को ही चौधरी जो लोग होते थे उनको ही पुलिस का पावर दिया जाता था। बट जब ये आता है तो ये क्या करता है? नहीं भाई, मैं एक पुलिस रिफॉर्म लेके आऊँगा। ठीक है, मैं हर जगह पे, हर जगह जगह पे पुलिस चौकी रखूँगा, जिसको हेड कौन करेगा? SP करेगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ जो होगा उसको SP हेड करेगा। तो ऐसे करके ये एक पुलिस रिफॉर्म लेके आता है। ठीक है, वो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये 3 चीज़ लेके आता है, एक जुडिशियल रिफॉर्म, सिविल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है कौन? जॉन शोर आता है। ठीक है, इसका भी कुछ खास काम नहीं होता, इसका काम परमानेंट सेटलमेंट पे ही होता है। इसका टाइम पीरियड होता है 1793 से 98 तक। ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए कि कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है। ये क्रोनोलॉजी भी बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही पूछ लेते हैं। ठीक है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो जॉन शोर आता है, ये भी परमानेंट सेटलमेंट
के में ही काम करता है, किसके साथ, कॉर्नवालिस के साथ। इसके बाद आता है कौन, लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1798 से 1805 तक, ठीक है। अब जो लॉर्ड वेस्ले होता है ना, वो किसके लिए फेमस होता है भाई, वो होता है फेमस सब्सिडरी अलायंस के लिए, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के लिए फेमस होता है ये, ठीक है। और इस सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है ना, वो क्या बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस के लिए कि भाई वो अलग अलग स्टेट पे जाता है, ठीक है, और अलग अलग लोगों से बोलता है कि भाई तुम जो है मेरे को मतलब मेरे साथ एक ट्रीटी करो, ठीक है। और उस ट्रीटी में क्या होगा, वो उस ट्रीटी को बोलेंगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है, या सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। उसमें क्या होगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है ना, वो उनकी टेरिटरी में जा सकती है जिनके साथ वो ट्रीटी करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश का जो रेजिडेंट है ना, वो वहाँ पे उनकी जो कैपिटल है, उनका जो कैपिटल है, ठीक है, जैसे हैदराबाद की जो भी कैपिटल है ना, हैदराबाद सिटी, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट अगर कोई और इंडियन स्टेट या फिर अगर कोई और इंडियन मतलब यूरोपियन कंपनी आके उन पे अटैक करती है, तो वो उनका वहाँ पे उनका साथ देगी, ठीक है, उनको वहाँ से बचाएगी। तो ये चीज़ ये लॉर्ड वेलेस्ले का दिमाग होता है, वो ऐसा करता है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन जो लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं जो कि इसके साथ मतलब कौन कौन सी मतलब क्या बोलते हैं स्टेट होती हैं जो जो सब्सिडरी अलायंस को साइन करती हैं, वो होती है सबसे पहली हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, देन तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, सिंधिया, बड़ौदा और इंदौर। ये सारे, इसमें सारे नाम नहीं दिए हुए, इसमें सिर्फ 4 नाम दिए हुए हैं। आप प्लीज़ और भी जो मैंने 4 नाम और बताए हैं वो भी आप याद रखिए। सबसे पहला हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, देन अवध, फिर पेशवा, फिर सिंधिया, फिर बड़ौदा एंड देन इंदौर। ये 8 नाम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है सब्सिडरी अलायंस जिन्होंने साइन किया था या नहीं किया था, इस टाइप से आता है। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसके टाइम पे क्या होता है कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ठीक है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती है जिसमें टीपू सुल्तान मर जाता है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी मार देती है। और फिर ऐसे ही मैं फिर उसी टाइम जब टीपू सुल्तान मर जाता है ना, तो मैसूर को ये लोग सब्सिडरी अलायंस के अंडर लेके आ जाते हैं। एक्चुअली टीपू सुल्तान जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जाता है टीपू सुल्तान के पास और सब्सिडरी अलायंस का अपना ये ट्रीटी लेके जाता है, तो टीपू सुल्तान बोलता है कि भाई नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं ज्वाइन, मैं नहीं मतलब तुम्हारी ट्रीटी में साइन कर रहा, ठीक है। तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने बोला कि ठीक है भाई फिर तुम मरोगे और क्या, मतलब हम वॉर मतलब तुम्हारे खिलाफ वॉर कर देंगे। तो टीपू सुल्तान ने फिर उसका एक बहुत अच्छी कहावत बोलता है वो कि 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से जीने से अच्छा है 1 साल की एक दिन की शेर की तरह जीना, एक दिन की तरह शेर की तरह जीना। तो कुछ ऐसा करके टीपू सुल्तान बोलता है। तो ये बहुत फेमस कहावत है, एक्चुअली मुझे अभी ढंग से याद आ नहीं रहा है, आप मैक्सिमम सभी लोगों ने सुना होगा। तो इस टाइप से ये बोलता है। चलो ये तो अपार्ट ये तो बस ऐसे ही मैंने बताया। चलिए इसके टाइम पे क्या होता है, एक फोर्ट विलियम कॉलेज खुलता है, ठीक है। सेटअप होता है कहाँ पे, कैलकाटा में, कब, 1800 में, ठीक है। जिसमें जॉन गिलक्रिस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जॉन गिलक्रिस्ट कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है मतलब, और ये जो कॉलेज होता है ना, इसमें जो भी हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं उनको उर्दू और हिंदी में सिखाया जाता है, ठीक है। दिस कॉलेज वाज सेटअप टू टीच उर्दू एंड हिंदी टू सिविल सर्वेंट। जो भी सिविल सर्वेंट होते होंगे ना बाहर के, उनको उर्दू और हिंदी सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम मुस्लिमों की जो लोकल लैंग्वेज थी वो उर्दू हुआ करती थी और हिंदुओं की जो लोकल लैंग्वेज थी हिंदी हुआ करती थी, तो इस वजह से, ठीक है। लॉर्ड वेस्ले आता है, ये सब काम करता है। इसके बाद जो आता है उसका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। वो बस 1 साल के लिए ही आता है, ठीक है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं क्योंकि उसने पहली बार में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए थे, ठीक है। बस 1 साल के लिए आता है, कुछ खास इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे जब वो आता है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ महीनों के लिए आता है बेसिकली। उसके बाद आता है जॉर्ज बार्लो,
ठीक है। अब जॉर्ज बार्लो का जो टाइम पीरियड होता तो ये 2 साल के लिए, पर इसका कुछ खास काम होता नहीं है, कुछ भी काम नहीं करता ये एज सच। बस इसके टाइम पे क्या होता है, वाइट म्यूटिनी होती है। ठीक है, वाइट म्यूटिनी होती है तो जिसमें क्या होता है कि भाई 300 सोल्जर्स जो बीएसएफ के सोल्जर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिफ वर्क कंडीशन होता है, हुआ था यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो वो उसके टाइम पे वाइट म्यूटिनी हुई थी। ठीक है, चले। अब जॉर्ज बार्लो के बाद जो बंदा आता है, जो गवर्नर जनरल आता है, उसका नाम होता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट है, इसका मतलब सेकंड भी होगा, वो सेकंड आएगा बाद में। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1807 से लेके 13 तक। इसके टाइम पे क्या होता है भाई, जो पंजाब के जो महाराजा होते हैं उनका नाम होता है रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। उसके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर करते हैं ये लोग। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 आता है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो जाती है, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ के, एक तो टी ट्रेड को छोड़ के और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के, 2 ट्रेड को, एक तो चाय व्यापार और चीन व्यापार 2 को छोड़ के। ठीक है, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, टी ट्रेड को और ट्रेड विद चाइना को। ठीक है, और इसमें एक और बात बोलते हैं कि भाई कंपनी डायरेक्टली 1 लाख रुपए स्पेंड करेगी हर साल, किसमें, एजुकेशन में। ठीक है, 1 साल रुपए स्पेंड करेगी किसमें, एजुकेशन में। अब क्या होता है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद जो गवर्नर जनरल आता है उसका नाम होता है लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम होता है, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, अब लॉर्ड हेस्टिंग आता है, इसका टाइम पीरियड चलता है 1813 से लेके 1823 तक। 1813 से लेके 1823 तक आता है। ठीक है, अब इसके टाइम पे क्या होता है, एंग्लो नेपाल वॉर होती है। ठीक है, जब वॉर ख़त्म होती है तो उसके साथ में ट्रीटी होती है, वो जो ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ सेंगोली होता है। ठीक है, ये ट्रीटी के अंदर होता क्या है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इस चीज़ को बस ध्यान रखो कि ट्रीटी ऑफ सेंगोली किसके टाइम पे होता है, एंग्लो नेपाल वॉर में होता है, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन होता है भाई, लॉर्ड हेस्टिंग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ठीक है, और उसी टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग को ऑनर किया जाता है कैसे, एस मार्क्यूस। ठीक है, किसको बोलते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग को बोलते हैं मार्क्यूस। ठीक है, फिर इसी के टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जहाँ पे पेशवाशिप को एंड कर दिया जाता है, और पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे उनको विथुर भेज दिया जाता है, कानपुर के पास है, और वो अपनी बाकी की लाइफ जो है पेंशन में जीते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पूना एनेक्स्ड कर दिया जाता है इनटू बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, पूना किसके अंडर हो जाता है, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर हो जाता है। इनके टाइम पे रौतवाड़ी सेटलमेंट एक स्टार्ट होता है। ठीक है, वो कहाँ पे होता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में होता है, और ये कौन स्टार्ट करता है, थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो उस टाइम गवर्नर थे कहाँ के, मद्रास के। वो लोग वो स्टार्ट करते हैं 1820 पे रौतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, ये रौतवाड़ी सिस्टम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं एक बार सारे सिस्टम, सारे सेटलमेंट, परमानेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्शन सेटलमेंट वो प्रोसेस थे ना, मेथड्स थे, जब मैं उनके बारे में बताऊंगा तब मैं आपको ये पूरा सबके बारे में बताऊंगा, ये मद्रास में क्या चल रहा था, नॉर्थ में क्या चल रहा था, बंगाल में क्या चल रहा था, बॉम्बे में क्या चल रहा था, कौन सा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड एम्ब्रेस्ट। ठीक है, इनका कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, 5 साल के लिए आते हैं, 1823 से लेके 1828 तक के लिए आते हैं ये। इनके टाइम पे बस बर्मा के साथ वॉर होता है, जहाँ पे ये बर्मा को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, कब्जा कर लेते हैं बर्मा में। ठीक है, जो अपर बर्मा वाला जो साइड है, जो ऊपर वाला जो साइड है, वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एमरेट के बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटेक। भाई ये गवर्नर जनरल थे, इनका टाइम पीरियड होता है 1828 से 35 तक। बहुत ही लिबरल टाइप के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे टाइप के गवर्नर जनरल हुआ करते थे ये। ठीक है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्मर गवर्नर जनरल इनको बोला जाता है, कि उस टाइम के बहुत ज़्यादा लिबरल एंड रिफॉर्मर गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, अब ये क्या करते हैं भाई,
ये आते ये एंटी सती रिजोल्यूशन चालू कर देते हैं, ठीक है, पास कर देते हैं कि भाई जो सती सिस्टम होता है अब उसको ख़त्म करो, तुम जो तुम एक नारी को तुम जला देते हो बिना बात की, आप उसको ख़त्म करो। तो एंटी सती रिजोल्यूशन पास करते हैं ये 1823 में आते ही, ठीक है। अब क्या होता था उस टाइम, ठग बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठग मतलब जो लुटेरे होते थे, जो रास्ते में कोई भी आम आदमी जाता होता है और वो उनको लूट लिया करते थे। तो ये क्या करता है कि भाई ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स लेके आता है, ठीक है, ऐसे रिफॉर्म्स लेके आता है, ऐसे मेजर्स लेके आता है जिससे कि वो पूरा जो ठगीज जितने भी होते थे ना उनको एंड कर देता है, उन सबको वो गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। तो एक तरीके से ठगीज जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई इनके टाइम पे चार्टर एक्ट 1833 आता है। जैसे ही चार्टर एक्ट 1833 आता है उसमें क्या होता है, उस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है ना वो ख़त्म कर देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। जो चाय ट्रेड मतलब टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना के साथ था ना वो भी ख़त्म हो जाता है, जो सिर्फ एक इन दोनों के साथ ही बचा था, बाकी ख़त्म तो पहले ही कर चुके थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, टी ट्रेड और चाइना ट्रेड को दोनों को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था ना उसमें वो एक लॉ मेंबर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बोलते हैं पहले 3 थे अब फिर से 4 है, अब बट लेकिन जो चौथा मेंबर होगा ना वो लॉ मेंबर होगा। कौन होगा वो लॉ मेंबर होगा, ठीक है। और इस टाइम इनके बाद क्या होता है भाई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था ना उनकी पोस्ट एक और बढ़ा देते हैं और बोलते हैं अब नहीं भाई है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तब कौन तुम बोलोगे, तब कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। बट अगर बोलता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था फर्स्ट, तो कौन था भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इतने बात समझ में आती है कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या होता है कि मैकले मिनट अडॉप्ट करता है इंग्लिश मॉडल फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ठीक है, ये एक बंदा होता है मैक्यूलरी मिनट, ठीक है, ये एजुकेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे आता है, ठीक है, इंडिया के अंदर आता है, देखता है कि क्या किस टाइप की एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, वो बोलता है, वो रिकमेंडेशन बोलता है कि भाई नहीं इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, किसके लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर, जिससे कि लोग इसका जो मतलब मन क्या होता है वो ये बोलता है कि भाई ये शक्ल से और हर चीज़ से दिखावे से तो ये इंडियन हो, पर जो इनका टेस्ट और दिमाग हो ना वो इंग्लिश की तरह काम करे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश मॉडल यूज़ करते हैं किसमें, हायर एजुकेशन में इंडिया के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अडॉप्ट कर लेती है इस चीज़ को, ठीक है। अब विलियम बेंटिक के बाद जो आते हैं उनका नाम होता है चार्ल्स मेट कैल्फे, ठीक है, चार्ल्स मेट कैल्फे। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1835 से 36 तक, एक साल के लिए आते हैं। और जब ये आते हैं ना तो ये प्रेस का फ्रीडम देते हैं, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को ग्रांट कर देते हैं, ठीक है, ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का फ्रीडम किसने दिया था भाई, किसने ग्रांट किया था, किसने दिया था, वो थे चार्ल्स मैटकल फे, ठीक है। अब क्या होता है, इनके बाद जो आते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड ये भाई बहुत औखा आदमी था, ठीक है। ये पूरे टाइम बस वॉर में अफगानिस्तान के साथ वॉर में लगा रहा, हमारे इंडियन सोल्जर्स थे बहुत ज़्यादा मरे, बहुत ज़्यादा हम लोगों का नुकसान हुआ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारे रिसोर्स यूज़ हुए इसमें। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था इसमें, ठीक है, टू मेक अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट बिटवीन द रशियन एम्पायर एंड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या था ना कि अब अफगानिस्तान के साथ वॉर क्यों रहता था, क्योंकि अब ये रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट की तरह बन के रह गया था, ठीक है, बफर स्टेट की तरह बन के रह गया था। बट लेकिन अब ये लोग जो लड़ाई करते थे ना, मतलब ये लॉर्ड ऑकलैंड जब ये गया लड़ाई करने अफगानिस्तान के साथ तो ये हार के आ गए बल्कि, ठीक है। तो इसने कंपनी को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कराया, ठीक है, और ऑकलैंड को वहाँ से वापस बुला लिया जाता है। फिर ऑकलैंड के बाद जो बंदा आता है उसका नाम होता है एल बॉन्ड्रफ, ठीक है, ये 1842 से 44 के बीच में आता है।
इसके साथ भी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब इसके टाइम पे चली रही होती है ना, 42 में तो चली रही होती है वॉर, 42 में जाके ख़त्म होती है, तो इसके टाइम पे ख़त्म होती है। ठीक है, स्टार्ट कौन करता है? ऑकलैंड स्टार्ट करता है। ख़त्म कौन करता है? ये ख़त्म करता है। ठीक है, एलिन ख़त्म करता है। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर एंडेड 1842। ठीक है, इसके टाइम पे सिंध को, सिंधिया जो हुआ करता था सिंध, उसको अनेक्स कर लिया जाता है। और कौन करता है अनेक्स? चार्ल्स नेपर। ठीक है, चार्ल्स नेपर अनेक्स करता है किसको? सिंध को। ठीक है, किसके टाइम पे? इसके टाइम पे। इसके बाद जो आता है उसका नाम होता है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है 1844 से 1848 तक। इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। ठीक है, और एंग्लो सिख वॉर होता है, और ये जो वॉर जो एंड होती है वो कैसे होती है भाई? पंजाब को हरा के होती है। और पंजाब को जैसे ही हराते हैं तो क्या होता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है 1846 में। ठीक है, ये क्या करता है? ये बहुत अच्छा काम करता है। आके एक तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड से होता था कि भाई पेट में पहले बच्चा मार दिया जाता था। ठीक है, या फिर जब बच्ची होती थी या कोई महिला होती थी, मतलब लेडी, मतलब क्या बोलते, फीमेल होती थी। ठीक है, बेबी फीमेल होता था, उसको मार दिया जाता था। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस दोनों को प्रोहिबिटेड कर देता है, ये एकदम से मना कर देता है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरे मेरे राज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सब जो है ना प्रैक्टिस मेनली कौन करता था? जो ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला जो प्रैक्टिस करते थे वो गोंड, गोंड एक ट्राइब है, कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में, वो लोग ये प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है, अब लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो बंदा आता है उसका नाम होता है लॉर्ड डलहौसी। इसका टाइम पीरियड होता है 1848 से 56 तक। ठीक है, 1848 से 56 तक। भाई ये जो फेमस होता है ना, ये फेमस होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ठीक है, और अपनी इस पॉलिसी के खिलाफ, इसमें इस पॉलिसी के खिलाफ, ये पॉलिसी है क्या? वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि ये क्या है, मतलब मेनली एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में है क्या। ठीक है, बस ये पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लेके कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। और इसके थ्रू कौन कौन से स्टेट एनेक्स किया गए थे? तो ये भाई 7 स्टेट हैं जो एनेक्स किया गए थे। सबसे पहला सतारा, दूसरा है संभालपुर, थर्ड है जैतपुर, फोर्थ है बागत, फिफ्थ है उदयपुर, सिक्स्थ है झांसी एंड सेवन्थ है नागपुर। ये सातों के सातों स्टेट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं ये। ठीक है, इसके टाइम पे सेकेंड सिख एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848 से 49 के बीच में। और एंड कब हुआ था भाई? सेम है, जब पंजाब हार गया था, फिर से पंजाब हार जाता है। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें कि पंजाब हार जाता है। और अब क्या होता है? सेकेंड जब वॉर होती है ना, तो वो पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं अपने अंडर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर के अंडर पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था है, जिसमें लोअर बर्मा भी एनेक्स कर दिया जाता है। इन्होंने फर्स्ट रेलवे सर्विस इंट्रोड्यूस किया था, जो कि फर्स्ट रेलवे जो चली थी वो कहाँ से? बॉम्बे टू थाने चली थी, अराउंड 23 किलोमीटर। और फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस भी इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि किसके बीच में था? आगरा टू कैलकाटा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज जब स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए बेसिकली एक्ट भी आना चाहिए भाई। 1854 में ये एक्ट आया और उसको पास किया गया। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी का भी सेटअप इन्होंने किया, जिसमें जो भी घर वगैरह बनाने का काम था, ये पीडब्ल्यूडी का सेटअप इन्हीं के टाइम पे हुआ गया। 1854 में इन्होंने सेटअप किया गया। ठीक है, इनके टाइम पे एक और बहुत अच्छी बात हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई, वो था क्या? वोट डिस्पैच। ठीक है, वोट डिस्पैच एक कमेटी था जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। और इसी वुड डिस्पैच कमीशन को ही हम लोग, वुड डिस्पैच को बोलते हैं हम क्या? मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि भाई नहीं, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना वो हमारे इंडिया में लेके आनी चाहिए। ठीक है, और इंडिया में लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो ये वुड डिस्पैच का रिकमेंडेशन था। ठीक है, और इसने सपोर्ट किया कि भाई जो एजुकेशन है ना वो मासिस को दिया जाए, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों को। किसको दिया जाए? मासिस को दिया जाए। ठीक है भाई, अब अवध का एनेक्सेशन तो हो चुका था। ठीक है, और बट लेकिन जो उसके अंदर वो चल रहा था ना, बहुत ही गवर्नेंस उतनी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। ठीक है, ये एक और काम अच्छा करते हैं कि भाई ये विडो रीमैरिज एक्ट लेके आते हैं
क्यों? एंटी सती रूल तो वो लेके आ गए थे, ठीक है। अब विडो रीमैरिज, अब भाई अब क्या हो गया, अब शादी नहीं होगी, अब वो कोई कुंवारे, मतलब ठीक है उनका पति मर गया है, वो सती बन गई है, ठीक है, एंटी सती रूल के थ्रू वो बच तो गई, अब उसे उसका जिंदगी भर कैसे चलेगा? तो ये क्या लेके आता है, ये विंडो सॉरी विंडो आई एम रियली सॉरी, विडो रीमैरिज एक्ट लेके आता है, जिसके थ्रू कोई भी एक जो विधवा होगी वो शादी कर सकती है दोबारा से, ठीक है। बट लेकिन बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर थे, ठीक है, वो इस एक्ट को सप्रेस करते हैं। इनको लगता है कि ये हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा इन लोगों को लगा करता था, ठीक है। इसके टाइम पे क्या होता है, एक संथल रिबेल हुआ था। ये संथल क्या है, एक ट्राइब है जो कि ये राजमहल हिल है ना, जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, एमपी और ये इधर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे ये एक ट्राइब है, वो रिबेल करती है किसके, इन्हीं के खिलाफ, ठीक है। और उसमें इस रिबेल में जो सबसे आगे जो दो बंदे होते हैं ना, उनका नाम होता है सिंधु एंड कान्हू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, सिद्धू एंड कान्हू। ये लीड करते हैं इस रिवॉल्ट को, इस रिबेलियन को। किसके खिलाफ होता है? ईस्ट इंडिया के खिलाफ होता है। कब कब? 1855 से 56 के टाइम पे, और इसी के टाइम के अंदर होता है, मतलब इनके टाइम के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई अब ये हिल स्टेशन बनाते हैं कहाँ पे? हिमालय के फुट हिल्स में, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? हिल स्टेशन बनाते हैं कहाँ पे? हिमालय के फुट हिल्स पे, लॉर्ड डलहौसी। अगर आप कभी हिमालय के वहाँ पे जाओगे ना, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है, वहाँ पे डलहौसी का कई सारे नाम से है, पार्क है काफ़ी, लॉर्ड डलहौसी के नाम से है, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं, अगर आप कभी हिमालय घूमने जाओगे उसके फुट हिल्स में, या देहरादून या फिर उधर के आसपास जितना भी जगह है, ठीक है, मसूरी और इधर वाला, तो वहाँ पे आप जरूर देखोगे लॉर्ड डलहौजी के नाम से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ही होगा, ठीक है। अब इनके बाद आते हैं, डलहौजी के बाद आते हैं हमारे लॉर्ड कैनन, ठीक है। इनके टाइम पे ये क्या करते हैं भाई, 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटी को सेटअप करते हैं। कहाँ कहाँ पे? बॉम्बे में, कैलकाटा में, मद्रास में, ठीक है। मॉडर्न यूनिवर्सिटी ये सेटअप करते हैं बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में, ठीक है। अब इनके टाइम पे क्या होता है, लॉर्ड कैनन के टाइम पे भाई रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, ठीक है, और जिसके कारण 58 में इनको वापस बुला लिया जाता है। तो ये काम होता है। मेरा ये फर्स्ट पार्ट आज मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। सेकंड पार्ट में मैं अब 58 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि हमारा गवर्नर जनरल वाइसरॉय में कन्वर्ट हो जाता है, एक पोस्ट और बढ़ जाती है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि भाई 1857 में रिवॉल्ट होता है, बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है। इस रिवॉल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, अपने आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं सबसे पहले सारे के सारे जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।